नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुत खास सेशन में, जहां पर बहुत सारे अहम सवाल हैं लोगों के मन में जो हम उनसे पूछेंगे, जो कि इस मामले में बहुत अहम जानकारी दे सकते हैं। और बहुत सारे लोग इस बात को लेकर खुश भी हैं कि वैक्सीन जो है वो आ रही है, जल्द से जल्द। प्रधानमंत्री खुद इसका ऐलान कर चुके हैं। तो अब सवाल इस बात को लेकर है कि वो वैक्सीन जब आएगी तो उसका क्या असर होगा, नहीं होगा। तो हमारे साथ देश के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर और बहुत बड़े सर्जन डॉक्टर अरविंदर सिंह सोइन जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। तो हमारे साथ देश के सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि क्या एक एक अब जो लोगों के मन में सवाल चल रहा है कि ये जो वैक्सीन आएगी सर, इसके एक मिनट, थोड़ा ऑडियो गूंज रहा है सर, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। जो लोगों के मन में सवाल चल रहा है कि ये जो वैक्सीन आएगी सर, हाँ, हाँ, ठीक है। तो पहला सवाल जो लोगों के मन में आ रहा है सर, वो ये कि एक चर्चा इस बात को लेकर हो रही है। आपको याद होगा कि जो अभी वॉलंटियर्स थे जिन्होंने इस वैक्सीन को लेकर अपने आप को आगे पेश किया कि वो जो है वो वैक्सीन लेंगे और देखेंगे कि उनके शरीर पर वैक्सीन का क्या असर होता है, उनमें से एक ने वैक्सीन पर आरोप ये लगाया कि वो वैक्सीन लेने के बाद उसकी याददाश्त चली गई, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। तो अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डर है कि क्या ऐसा हो सकता है कि भाई वैक्सीन अगर आ गई तो और ले लिया तो क्या याददाश्त चली जाएगी, पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, क्या ये हो सकता है सर? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो सीरम इंस्टीट्यूट की जो एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसके ट्रायल के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें एक इंसान को कुछ न्यूरो चेंजेस हुए थे। देखिए, ऐसा है, जब भी ट्रायल होता है तो दवाई से कुछ चेंजेस हो सकते हैं, और इवन दवाई के बिना भी किसी भी इंसान में कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। तो एक डेटा एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड होता है जो ये देखता है कि वो साइड इफेक्ट दवाई से रिलेटेड है या नहीं। तो अब मुझे ये समझ में आता है कि जो डीएसएमबी है, इस ट्रायल की जो सीरम इंस्टीट्यूट की है, उन्होंने ये देखा कि ये जो इनको साइड इफेक्ट हुआ था, जो जिस इंसान ने ये आई थिंक कोर्ट में भी केस किया था, ये उस दवाई की वजह से नहीं था। तो डीएसएमबी ऑफ द ट्रायल और जो सीरम इंस्टीट्यूट है और डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सीडीएससीओ, इन सब ने इस चीज का जांच पड़ताल किया है, इसको ऑडिट किया है, और उसमें यही नतीजा निकला है कि वो जो इफेक्ट था वो मेडिसिन का नहीं था। लेकिन ऑफ कोर्स नया मेडिसिन ट्राई हो रहा है, ट्रायल हो रही है, कुछ इफेक्ट साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसीलिए ट्रायल होता है। लेकिन ये जो एक चेन्नई के पेशेंट का बात की बात हो यानी रही है, इस बात को हम पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि अगर आप ले लें तो आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाए या नहीं। मेमोरी लॉस हो जाए, क्योंकि अब उस व्यक्ति ने एक ने कह दिया, लेकिन दुनिया भर में जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें से किसी में भी ऐसी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई। नहीं, अभी तक सीरम इंस्टीट्यूट की जो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वाली जो वैक्सीन है, उसमें ऐसा कोई साइड इफेक्ट उभर के नहीं आया है जो दवाई की वजह से सीरियस साइड इफेक्ट हुआ हो, न्यूरो या कोई और। तो अभी तक ये मेडिसिन से, ये जो वैक्सीन है, ये सेफ मानी जाती है। ठीक है सर, अब एक और बात कि जी, जो बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा है कि अमूमन जो वैक्सीन बनती है उसमें थोड़ा समय लगता है। समय थोड़ा क्या, काफी साल लग जाते हैं, 5 साल 10 साल भी लग जाते हैं। तो अब लोगों को इस बात को लेकर भी सवाल है कि ये तो बहुत आनंद फानंद में जल्दी आ गया, जल्दी आने की खुशी है, लेकिन उस जल्दी आने में कोई खतरा भी है क्या? अभी जैसे हम बात करें कि याददाश्त नहीं जाएगी, लेकिन और कोई खतरा हो सकता है क्या कि इतनी जल्दी में सब चीज बनाया गया है? देखिए, जल्दी में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक तो चूजिंग द राइट मॉलिक्यूल एंड द राइट एंटीबॉडी, यानी कि जब रिसर्च होती है लैब में तो देखा जाता है कि
वायरस के किस पार्ट के अगेंस्ट वो एक एंटीडोट बनाया जाए, यानी कि एंटीबॉडी बनाई जाए जो उसको न्यूट्रलाइज कर सके, राइट? इट्स लाइक सेइंग के जो दुश्मन है उसकी वीकनेस भांपी जाती है लेबोरेटरी में, देखने के लिए कि कहाँ अटैक किया जाए ताकि दुश्मन को हम पराजित कर सकें। तो इस तरह जो वैक्सीन की रिसर्च है वो 2020 में बहुत ही स्पीड अप हो गई है, क्योंकि लैब टेक्निक्स जो हैं और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हेल्प मिलता है लेबोरेटरी रिसर्च साइंटिस्ट को, उससे ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो होता है मॉलिक्यूल का और एंटीबॉडी का, बहुत स्पीड अप हो जाता है। तो ये आपको आश्चर्य होगा जानकर कि कुछ ही हफ्तों में ये पता लग गया था कि हमें स्पाइक प्रोटीन 1 एंड 2 को टारगेट करना है, और ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स और ये पर्टिकुलर एंटीबॉडीज और ये जेनेटिक पार्ट है जो डीएनए और आरएनए, ये यूजफुल रहेंगे वैक्सीन के लिए। ये कुछ हफ्तों में ही पता लग गया। अब बात आती है टेस्टिंग अनफ वॉलंटियर्स। ये दूसरी प्रॉब्लम है अगर जल्दी बनाई जाए वैक्सीन, कि आप अनफ लोगों को टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। अब देखिए पेंडेमिक है, लाखों करोड़ों लाखों लाखों लोगों को हो गया है, और इनफैक्ट मिलियंस ऑफ पीपल हैव हैड कोरोना इन्फेक्शन, एंड इस सिचुएशन में दुनिया इससे सब इससे बचना चाहते हैं, तो इसमें वॉलंटियर्स की कोई कमी नहीं है। ट्रायल्स के लिए वॉलंटियर्स की कोई कमी नहीं है। जो वॉलंटियर्स हमें 2 साल में मिलते हैं वो हमें 2 महीने में मिल गए। तो सही बात। उससे भी उस हिसाब से भी कोई नुकसान नहीं है इसको जल्दी करने में। अब एक नुकसान है इसको जल्दी से इसको लागू करने में और वैक्सीन लेने में, वो ये है कि हमें इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं पता है। हमें ये नहीं पता है कि लॉन्ग टर्म में इसका कुछ नुकसान है कि नहीं। जैसे एमआरएनए या डीएनए शरीर के सेल्स के जेनेटिक कोड के अंदर बैठ जाता है शरीर में। जैसे अगर मुझे एमआरएनए वैक्सीन मिला है तो मेरे सेल्स में जाके वो एमआरएनए बैठ गया है। अब वो कितने दिन रहेगा, उसका कुछ लॉन्ग टर्म 6 महीने साल बाद नुकसान होगा कि नहीं, कितने दिन वैक्सीन इफेक्टिव होगी। अभी तक 3 से 4 महीना देखा गया है कि जो मॉडर्ना वैक्सीन के ओरिजिनल वॉलंटियर्स थे उनको 3 to 4 months तक प्रोटेक्शन मिली है, लेकिन इससे आगे के रिजल्ट्स अभी हमें नहीं पता है। तो एक तो ये हमें पता नहीं है कि कितनी देर इफेक्टिव रहेगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होंगे कि नहीं होंगे, ये कुछ ओपन क्वेश्चंस है और ये टाइम ही बताएगा। एक और जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को इस बात को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं कि ये वैक्सीन लेने के बाद, यानी कोरोना वैक्सीन लेने के बाद, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होगा नहीं पता, तो अब आपको पता है कि जब ऐसी चीजें बहुत जानकारी ना हो तो अफवाह बहुत तेजी से उड़ता है। तो जी अब जी लोग जी। ये कर रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद आप कोरोना से तो बच जाएंगे, लेकिन जो दूसरी बीमारियों को लेकर आपके शरीर की उनसे लड़ने की क्षमता है, वो इस वैक्सीन के बाद कमजोर पड़ जाती है। ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जो वैक्सीन है वो स्पाइक प्रोटीन जो इसी वायरस की है उसके अगेंस्ट है। तो अगर वो एंटीबॉडीज या वो वैक्सीन या वो एमआरएनए जो भी फॉर्म में वैक्सीन है वो ली जाती है, तो वो कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट ही एक्टिव है, बाकी कीटाणु के अगेंस्ट नहीं। तो इसलिए आपकी बॉडी का जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बाकी कैंसर के लिए और इन्फेक्शंस के लिए वो ठीक रहता है। ये एक स्पेसिफिक वायरस के अगेंस्ट है, सब वायरस के अगेंस्ट नहीं है। तो इसमें आपको अपना ये सोचने की कि इम्यूनिटी वीक हो गई और बाकी वायरस काम के अगेंस्ट हमारा इन्फेक्शन काम नहीं, हमारा शरीर काम नहीं करेगा, ये गलत है। ये तो स्पेसिफिकली प्रोटेक्शन है अगेंस्ट कोरोना वायरस 19 और तो SOV2। यानी दो तीन अफवाहें जो मार्केट में चल रही है, सर आपने क्लियर कर दिया। एक, पहले तो कि वैक्सीन लेने से कोई याददाश्त चली जाती है या आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, वो ऐसा अभी बिल्कुल भी तक नहीं है। अभी अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। दूसरी बात आपने ये स्पष्ट कर दी कि वैक्सीन अगर आप ले रहे हैं कोरोना की, तो आप दूसरे रोगों से लड़ने में कमजोर पड़ जाएंगे, आपका शरीर कमजोर पड़ जाएगा। ऐसा भी नहीं होने जा रहा है। नहीं, और इस बात में कोई सच नहीं है। तीसरी बात आपने बहुत स्पष्ट कर दी कि जल्दी में आया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए कोई खतरा लेकर आया है। हाँ, ये जी जरूर है कि लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होगा ये अभी बहुत ज्यादा आप नहीं देख पाए, लेकिन हाँ, जी। कितने दिन तक इसका इफेक्ट बना रहेगा ये भी अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। तो कुछ चीजों के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन कोई खतरा है वैक्सीन लेने से, ये बात सामने निकलकर अभी तक नहीं आई। एक और बात सर, मेरी कोशिश यही थी कि आपसे जब चर्चा हो तो लोगों को क्लैरिटी हो, क्योंकि वैक्सीन अब चूंकि आने वाली है, जी तो
तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से बात कह दे रहा है, और वो अपने हिसाब से कह देना बहुत खतरनाक हो जाता है। अब जैसे जी आपको जी याद होगा कि अभी जो हरियाणा के मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने, उनकी खबर आई थी कि उन्होंने 20 नवंबर को कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। जी। उन्होंने एक वॉलंटियर की तरह आगे जाकर, और फिर खबर ये आई कि अभी उनको कोरोना हो गया। अब एकदम से मैंने देखा कई पत्रकार भी ये लिखने लगे, ये सवाल पूछने लगे कि अरे इन्होंने तो कोरोना की वैक्सीन ले ली थी, इनको कैसे कोरोना हो। अब इस पर आप थोड़ी स्पष्टता दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। देखिए सुशांत, ऐसा है कि अनिल विज जी ने, लेट मी स्पेसिफाई, उन्होंने एक वॉलंटियर की हैसियत से ट्रायल में हिस्सा लिया था। ये हमें पता भी नहीं है कि वो वेदर ही वाज रैंडमाइज्ड टू रिसीव वैक्सीन और वेदर ही वाज रैंडमाइज्ड टू रिसीव प्लेसिबो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही नहीं पता है कि उनको एक्चुअल वैक्सीन मिला है या प्लेसिबो होता है जिसमें कोई दवाई नहीं होती है, वो लगता है एकदम वैक्सीन की तरह ही है, उसकी शक्ल सूरत अमाउंट, लेकिन उसके अंदर वो दवाई, उसके अंदर दवाई नहीं होती है। तो अच्छा। इट्स अ प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल, वी डोंट नो वेदर ही गॉट द प्लेसिबो और द वैक्सीन। एक तो ये है। दूसरा, अगर उनको वैक्सीन मिला भी है तो उन्होंने इस वायरस को 10-12 दिन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। अब जो असली डोज है कोवैक्सीन भारत बायोटेक या जो आईसीएमआर की वैक्सीन का जो असली डोज है, वो है 28 दिनों के अंतर पर एक पहला डोज, फिर 28 दिन बाद दूसरा डोज, और उसके 14 दिन बाद फिर प्रोटेक्शन मिलता है। तो आप खुद ही सोचिए, जब ये एक 6 हफ्ते का प्रोसेस है तो ये 10 दिन में तो प्रोटेक्शन होने नहीं वाला है ना। मतलब 70 दिन बाद शरीर तैयार होता है कोरोना से लड़ने के लिए। 28 दिन पहले, पहला एक लिया, फिर 28 दिन, फिर दूसरा लिया, फिर 28 दिन, और आप कह रहे हो दूसरा उसके बाद भी 14 दिन। नहीं, दूसरे डोज के 2 से 4 हफ्ते बाद, सो समझ लीजिए अच्छा, 40-50 तो दिन 50 में। दिन हाँ। हाँ, 50 दिन में शरीर तैयार होता है। तो तब तक तो प्रोटेक्शन हमें अवश्य रखनी चाहिए। जो पर्सनल प्रोटेक्शन है, यूजुअल जो डिस्टेंसिंग और मास्किंग है, वो तो डेफिनेटली 6-7 हफ्ते तक रखना ही चाहिए। हम्म। तो ये गलत है अज्यूम करना कि आईसीएमआर की भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है, वो कोवैक्सीन है, वो इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि देयर वाजंट अनफ टाइम गिवन टू प्रोटेक्ट मिस्टर विज, और उन्होंने दूसरी डोज भी नहीं ली थी। तो ये तो गलत होगा कि अज्यूम कर लें कि वैक्सीन काम नहीं कर रही है। ठीक है, यानी जब वैक्सीन आ भी जाए और आपको अगर लग भी जाए, तो भी 50 दिन तो कम से कम आपको वही प्रिकॉशन लेना है जो वैक्सीन नहीं आने पर आप ले रहे थे, क्योंकि तब तक बिल्कुल आपका शरीर वैक्सीन से लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होगा। बिल्कुल एक और सही बोला। बात जो जो लोग जानना चाहेंगे कि अभी हम सुन रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी कुछ वैक्सीन हैं जो कि आ चुके हैं, और इनकी शुरुआत भी हो गई है कि अब वो लोगों को दिया जाएगा। भारत में भी अब इमरजेंसी ट्रायल के लिए अप्लाई कर दिया गया है। तो अगर ऐसी स्थिति बने सर कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में हम ये देखें कि मार्केट में भारत का वैक्सीन भी है, विदेशी वैक्सीन भी है, और उसका ऑप्शन अवेलेबल है, तो क्या लोग किस हिसाब से तय करें कि कौन सी वैक्सीन उनको लगवानी चाहिए? So, आप बात कर रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी की, यानी कि ज्यादा जी। मेडिसिन, ज्यादा वैक्सीन अवेलेबल हो और हमें चॉइस मिल जाए। तो देखिए, अगर वैक्सीन 1, 2, 3, 4 है और उनकी कॉस्ट इज नॉट अ कंसिडरेशन, क्योंकि आप या तो अफोर्ड कर सकते हैं या गवर्नमेंट दे रही है, तो फिर जायज बात है कि हम सबसे इफेक्टिव वैक्सीन को लेंगे। और सबसे इफेक्टिव वैक्सीन इस वक्त 93, 94, 95% की मानी जाती हैं, जो मॉडर्ना है, फाइजर है, और एस्ट्राजेनिका का एक हाफ डोज फॉलोड बाय फुल डोज वाला जो पार्ट था, डिवीजन था, उसमें भी 90% से ज्यादा सक्सेस था। और स्पुतनिक वैक्सीन का भी बताते हैं कि 90s में है। तो ये ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन है। तो अगर कॉस्ट इज नॉट अ कंसिडरेशन, अवेलेबिलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, तो फिर सबसे ज्यादा इफेक्टिव वाली ही ली जाएगी। ये तो ऑब्वियस बात है। और अच्छा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जहां तक इफेक्टिवनेस का सवाल है, ओरिजिनली जब ये वैक्सीन बनने शुरू हुए थे, तो एफडीए ने बोला था, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ऑफ यूएस, उन्होंने ये बोला था कि 50% से ज्यादा प्रोटेक्शन होगा तो वो वैक्सीन एक्सेप्टेबल होगा। और अच्छा। सारी कंट्री के जो स्टेटमेंट्स आई थी उनकी अथॉरिटीज से, वो यही आई थी, 50 to 60% प्रोटेक्शन विल बी एक्सेप्टेबल। आज हम 90 की बात कर रहे हैं। और जो आमतौर पर हम वैक्सीन लगवाते हैं सर, अपने पूरे जीवन काल में, उनकी इफेक्टिवनेस कितनी होती है आमतौर पर?
देखिए, डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैक्सीन की बात कर रहे हैं। अब जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है, उसकी प्रोटेक्शन 60, 65, 67% होती है, ठीक है। और अब अगर आप मम्स मम्स की बात कर रहे हैं तो उसकी प्रोटेक्शन ऑलमोस्ट 95 से ऊपर ही होती है, ठीक है ना। तो इसी तरह है, अगर आप चिकन पॉक्स की बात कर रहे हैं, बीसीजी की बात कर रहे हैं, तो इनकी प्रोटेक्शन 90s में है। पर देखिए, ये जो प्रोटेक्शन का जो फिगर आया है, ये 10-20 साल की रिसर्च के बाद और इम्प्रूवमेंट्स के बाद आया है। तो आपको ये मद्देनजर रखना होगा कि जो वैक्सीन इतने लंबे अरसे तक टेस्ट हुई हैं और डेवलप हुई हैं, उनकी कंपैरिजन आप ये इन वैक्सीन के साथ कर रहे हैं, कोविड वैक्सीन के साथ, जो 4, 6, 8 महीने से ही उपलब्ध हैं, मतलब लेबोरेटरी में हैं और अब क्लिनिक में आ रही हैं। तो ये एक कंपैरिजन इंटरेस्टिंग है। बट ये सोचने की बात है कि जो टेक्नोलॉजी, जो नो हाउ, जो साइंस हमारे पास 30 साल पहले थी या 20 साल पहले थी, आज उससे 10 गुना आगे हम बढ़ गए। तो कुछ स्पीड अप होगा, ये भी एक्सपेक्टेड है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि 90 to 95% का जो अभी तक हम देख रहे हैं कि प्रोटेक्शन है जी लगभग हर वैक्सीन में, वो जी। बहुत अच्छा है। और उसको लगवाने के बाद भी आपको कोरोना हो जाए तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ पिछले पाप रहे होंगे जिसकी जिसकी सजा वो जो है वो हाँ वो भुगत रहे। नहीं, ये थोड़ा लाइटर हाँ। नोट। जिसको जिसको बोलते हैं, यू आर द एक्सेप्शन दैट प्रूव्स द रूल, राइट। अच्छा, एक और चीज है, जब कोरोना का वैक्सीन लग जाएगा जी। तो हमें कोरोना नहीं होगा, ये तो सुनिश्चित हो गया, लेकिन हम दूसरे को तक कोरोना नहीं पहुंचाएंगे ये सुनिश्चित नहीं होगा। हम कैरियर का काम तब भी कर पा रहे हैं या कर सकते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही डीप क्वेश्चन है। इसका आंसर क्लियर नहीं है इस वक्त कि अगर मुझे वैक्सीन मिल गई है और मैं प्रोटेक्टेड हूं, तो क्या मैं वायरस को ट्रांसमिट कर सकता हूं, कि ए से लेकर बी तक मैं पहुंचा सकता हूं कि नहीं पहुंचा सकता हूं। लॉजिकली, साइंटिफिकली तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को वायरस मेरे अंदर आ गया है, तो फिर, और मेरे अंदर उसकी प्रोटेक्शन है, इम्यूनिटी है, तो मेरे जो एंटीबॉडीज हैं वो वायरस को किल कर देंगे। और ज्यादा देर तक मैं वो वायरस मेरे में एक्टिव नहीं रहेगा, तो मैं उसको ट्रांसमिट कैसे करूंगा। तो लॉजिकल बात तो ये है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर टाइम ही बताएगा। देखिए, ये तो मैं आई डोंट वांट टू प्रीएम्प्ट साइंस। साइंस टेक्स टाइम, एंड साइंस टेक्स प्रूफ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता प्रूव होगा कि अगले 1 से 2 साल में जब लोगों को वैक्सीन लगेंगे और उनके टेस्ट होंगे, और ट्रांसमिशन पैटर्न्स देखे जाएंगे, एपिडेमियोलॉजी देखी जाएगी, तभी पता लगेगा कि ये इसमें सच्चाई कितनी है कि ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन लॉजिकली ज्यादा ट्रांसमिशन होना नहीं चाहिए वैक्सीनेटेड पर्सन से। ठीक है। सर, इसमें जो डब्ल्यूएचओ की भूमिका रही है इस पूरे वक्त में, क्या आपको लगता है कि डब्ल्यूएचओ को लेकर अब, जैसे अब जो ट्रम्प ने किया वो तो ठीक है, लेकिन भारत में भी बहुत सारे लोगों के मन में क्रेडिबिलिटी डब्ल्यूएचओ ने खो दी है, चाहे वो पहले जानकारी न देने को लेकर हो या आरोप लगा कि उसने जानकारी छुपाई, या बीच में जिस तरीके के बयान आते रहे कि डब्ल्यूएचओ को ही क्लैरिटी नहीं थी कि क्या ये कोरोना कर सकता है, नहीं कर सकता, या बाद में ये भी कह दिया गया कि शायद कभी वैक्सीन ही न बने। मतलब एक एक बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट होने लगा डब्ल्यूएचओ के बयान सुनकर, और वो भूमिका नजर नहीं आई डब्ल्यूएचओ की जो कि शायद होनी चाहिए। क्या आपको लगा है? देखिए, जो शुरुआत वाली बात है, उन्होंने इस बात को उतनी सीरियसली नहीं लिया और उतने टाइम पे दुनिया को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी। ये तो सब जानते हैं और इससे मैं सहमत हूं कि ये गलत है। ये डब्ल्यूएचओ, जो कि एक प्राइम हेल्थ केयर अथॉरिटी है वर्ल्ड की, एक तरह से मानना चाहिए, उन्होंने इसमें थोड़ी तो सुस्ती जरूर की है शुरू में। लेकिन बाद में आप ये समझिए कि वो एक तरह से हॉट सीट है। उस उनको ये प्रेशर है हर रोज, मीडिया से, कंट्री से, सब जगह से प्रेशर है कि इसका क्या हो रहा है, इसका आगे क्या होगा। तो जब साइंस साइंस इसकी आई ही नहीं थी, तभी वो स्टेटमेंट्स उन्होंने देने शुरू किए हैं। कुछ स्टेटमेंट्स गलत निकले हैं और कुछ ठीक निकले हैं। तो आई थिंक ये उनका 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 रोल अभी तो ठीक रहा है पिछले 7-8 महीने में, बट शुरू के 1-1.5 महीने में उन्होंने सुस्ती जरूर की थी। और बाद में मेरे हिसाब से ऐसा बोलना चाहिए कि देखिए, अभी इसका एक्सपीरियंस नहीं है, एविडेंस नहीं है। जब ट्रायल्स आएंगे तब हम बताएंगे। चाहे दुनिया उससे डिससेटिस्फाई हो, लेकिन गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं होगी ना। सर, अभी
हालांकि नरेंद्र मोदी बार बार जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हो रही है तो उसमें भी वो चर्चा कर रहे हैं वैक्सीन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होनी है देश भर में उसको लेकर। लेकिन आपके अनुभव के हिसाब से ये कितना बड़ा चैलेंज रहने वाला है भारत के हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाने का और ये सुनिश्चित करने का कि कोई बचा ना रह जाए। देखिए, आई एम अ लिवर एक्सपर्ट, मैं वैक्सीन का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ये काफी स्वाभाविक है कि सब सोचते हैं कि जब वैक्सीन सब तक नहीं पहुंचेगा तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें अगर पेंडेमिक को रोकना है, ट्रांसमिशन रोकनी है, अल्टीमेटली इस डिजीज को हमें कॉन्कर करना है, तो सबको वैक्सीनेट तो करना पड़ेगा। ये तो अंडरस्टूड है। इन वैक्सीनेटिंग इंडिविजुअल्स इज नॉट गोइंग टू वर्क, वैक्सीनेटिंग द होल पॉपुलेशन हैज टू वर्क। उसी उसी से हमारा काम पूरा होता है। तो अब जो डिफरेंट तरह की वैक्सीन, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, एक लॉजिस्टिक चैलेंजेस होते हैं, हमारी इतनी बड़ी कंट्री है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे इतने स्ट्रांग नहीं है। ऑल्दो हमारा पोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, बट पोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस वैक्सीन के काम पूरी तरह से नहीं आएगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसे बनाना होगा कि कोल्ड स्टोरेज की उपलब्धि जरूरी है। जब ट्रांसपोर्ट होती है, जहां बनती है वहां से लेकर हमारे यहाँ आना, फिर बिग सिटीज में जाना, बिग सिटी से स्मॉलर सिटीज, और फिर पूरी इंडिया की पेरिफेरी में, रूरल पॉपुलेशन में, सब जगह जाना, इसका एक बहुत ही इंट्रिकेट प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन बन सकता है। ऑब्वियसली इसमें इसमें पैसा लगेगा, इसमें सरकार का पूरा थिंक टैंक की मेंटल एनर्जी लगेगी, और ऑफ कोर्स रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स लगेंगे, जैसे मतलब ऑफ कोर्स जो डॉक्टर्स हैं, जो वैक्सीन एक्सपर्ट्स हैं, तो उनको इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बन जाता है तो भारत के कोने कोने तक वैक्सीन को पहुंचना ही है, तभी हमारा काम पूरा होता है। सही बात है। सर एक आखिरी सवाल आपसे कि हम लोग तो बहुत खुश हैं, हम पब्लिक बहुत खुश है कि वैक्सीन जो है वो आने जा रही है। आप लोग डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन पर रहे और जिन्होंने बड़ी मेहनत की और इतना रिस्क भी उठाया, आप लोग कितने खुश हैं कि सबसे पहले आप लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचेगी और कम से कम अब आप लोग थोड़ा प्रोटेक्टेड महसूस कर पाएंगे? देखिए, हम दो 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 तरीके से, हमारे हमारे मन में दो तरीके के ख्याल आते हैं। एक तो एज ए डॉक्टर ख्याल आता है कि ऑफ कोर्स जब वैक्सीन नहीं भी थी और कोरोना था, और अभी भी कोरोना चल रहा है ऑफ कोर्स, तो हमने तो अपनी ड्यूटी हर रोज की है। और नाम, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी हेल्थ केयर कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। सभी लोग अस्पताल गए हैं, सभी लोगों ने अपने पेशेंट्स की पूरी पूरी देखभाल की है। लेकिन वैक्सीन इज अ वेलकम थिंग, ऑब्वियसली। पर्सनल लेवल पे भी रिस्ट्रिक्शन तो हमें, एज ह्यूमन बींग्स भी रिस्ट्रिक्शन है, ट्रैवल नहीं हो सकता है, लोगों से मिल नहीं सकते हैं, तो वो चीज के बारे में सोचा जाए तो वैक्सीन इज वेलकम। प्लस हमें अपने पेशेंट्स को थोड़ा बेटर लुक आफ्टर करने का, और प्रोटेक्टेड मैनर में और सेफ रहकर उनको देखभाल करने का मौका मिलेगा। तो इस हिसाब से वैक्सीन एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, और हम वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ऑफ कोर्स कुछ सर लोग बहुत ऐसे बहुत पूछते हैं कि जी कौन सी आप जी वैक्सीन लेंगे, ये लेंगे कि वो लेंगे, आप लेंगे कि नहीं लेंगे। लेकिन आई विल टेल यू, 90% जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो वैक्सीन लेने के लिए तैयार। बिल्कुल, और लेना भी चाहिए सर। बहुत सेवा आप लोगों ने की है और बहुत रिस्क उठाकर सेवा की है, तो ये तो कर्ज रहेगा आप लोगों का देश के ऊपर कि आप लोग इसमें चुनौती में हमेशा डटे रहे। और सर इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बिजी रहते हैं लेकिन आपने वक्त निकाला कि वैक्सीन को लेकर जो लोगों के मन में एक अफवाह घर करती जा रही है कि कहीं याददाश्त ना चली जाए या कोई और दिक्कत ना हो जाए या वैक्सीन ठीक होगी नहीं होगी, वो सारी जो दिक्कतें हैं या जो अफवाहें हैं वो आपने दूर की हैं और लोगों को मन में एक और निश्चिंतता आएगी कि भाई अब वैक्सीन आएगी तो बस जल्द से जल्द मिल जाए, ये अच्छा रहेगा, कोई और डर मन में कम से कम नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालकर हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया सुशांत, थैंक यू। थैंक यू सो मच।